हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, एक और सेट के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए आप लोगों के सामने। तो अभी तक हमने 6 सेट इस साल के कर दिए हैं। आज जो है यहाँ पर 7वां सेट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला। 30 इसमें क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें भी ज़रूरत होगी हम उस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बाकी मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वहां पर आपको पता खुद ही चल जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्न आप लोगों के लिए होने वाले। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको याद आएगा कि वहां पर ये प्रश्न हमने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस है इससे काफी बूस्टअप होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। जो कल एक क्वेश्चन मैंने जिसमें आईक्यू वाला जो सॉल्व कराया था, उसमें थोड़ा ऊपर का नीचे हो गया था, वो ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने उसको 5/8 कर दिया था, 8/5 होना चाहिए था। मैंने उसको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में सही भी करके लिख दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कभी कभार ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाया करती हैं, तो बात आप लोग उठा लीजिए। हालांकि मैंने उसी समय पकड़ लिया था, तो वीडियो एडिट नहीं करना था, इसीलिए मैंने वैसे ही वो डाल लिया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है निम्न में से किन के लिए किया जाता है? दोस्तों सभी को पता होगा यार, ब्रेल लिपि जो होती है ना, ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेल लिपि का। तो यानी कि ऑप्शन सीधे सीधे यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंद बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? सॉरी, मंद बुद्धि नहीं, बुद्धि पर। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था दोस्तों? बिल्कुल सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा टर्मन ने। ठीक है, जब टर्मन यहाँ पर नाम आया है तो टर्मन से जुड़ी हुई आपको एक आध चीजें कुछ पता भी होनी चाहिए। टर्मन से जुड़ी हुई एक आध चीजें और पता होनी चाहिए। ठीक है, टर्मन ने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है ये कहा था। और टर्मन ने जो है बुद्धि को क्या कहा था दोस्तों? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के, पेन भी सही काम नहीं कर रहा है मेरा। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। ठीक है, मेरा पेन आज पता नहीं सही काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे हाथ से गिर गया था शायद। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही मैनेज करिए आप लोग। तो ये इसका आंसर जो है टर्मन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और टर्मन ने जो है बुद्धि की एक और परिभाषा दी थी, जो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो बुद्धि से प्रेरित होता है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति में जैसी बुद्धि होती है वो उस प्रकार का ही व्यवहार करता है, देखता है आपको। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर आप किसी व्यक्ति से संवाद करते हैं तो आप दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों? संप्रेषण हो रहा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? संप्रेषण। अपने विचारों का आदान प्रदान करना, लोगों में जो है एक दूसरे के बीच जो है जो विचार होते हैं उनको ट्रांसफर करना, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो व्यक्ति का के से जो संवाद करने की प्रक्रिया कहलाती वो संप्रेषण। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन लोगों को दोस्तों? क्योंकि इससे आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को, बिल्कुल सही बात है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को जो वह क्या कर सके दोस्तों? अधिक प्रभावशाली बना सके। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। देखिए कल की तरह एक क्वेश्चन और आ चुका है दोस्तों, एक बालक की वास्तविक आयु जो है वो 12 वर्ष है। ठीक है, वास्तविक आयु, और मानसिक आयु उसकी कितनी है? 15 वर्ष। कल मैंने इसको ऊपर का नीचे कर दिया था। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एम ए, ठीक है, एम सी ए लिख दिया पहले ही मैंने। एम ए इज इक्वल टू क्या होता है? सी ए, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100 होता है। तो इस प्रकार से मेंटल एज आपको 15 वर्ष रखनी है। ठीक है, मेंटल एज 15 वर्ष से ऊपर रखेंगे, और क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु जो होती है वो कितनी होती है? वो 12 होती है। ठीक है, जो 12 यहाँ पर दी है वास्तविक आयु, तो गुणा 100 इसको आप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो उत्तर इसका जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? 125 इसका उत्तर आने वाला है। ठीक है, कल इस क्वेश्चन में इस टाइप का ही एक क्वेश्चन था, उसमें गलती हो गई थी,
ठीक है, तो फॉर्मूले में रखने की, हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ध्यान थोड़ा इधर उधर था तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो हो गया था। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम हमेशा कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। आगे देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में जो है बच्चे का क्या करता है दोस्तों, लोकतंत्रीकरण। ठीक है, अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पर जो है अपनी सारी चीजें जो है मतलब लोकतांत्रिक तरीके से पढ़ेगा, स्कूल में, विद्यालय में, कहीं पर भी, तो वो उसकी प्राथमिक शिक्षा में मदद करेगा, है ना। तो मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, ठीक है, सहभागिता का मौका मिलता है। जब सहभागिता का मौका मिलेगा बच्चे को प्राथमिक स्तर पर, तो उसकी शिक्षा जो है इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। तो प्राथमिक शिक्षा में कौन मदद करता है, लोकतंत्रीकरण करेगा। ठीक है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी होती है, दंड देना बिल्कुल नहीं हमारे उसमें, फटकारना बिल्कुल नहीं, प्रशंसा बिल्कुल ठीक है, और मारना पीटना बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब इसका प्रशंसा हो जाएगा। प्रेरित करने के लिए आप उसकी उनकी बच्चों की प्रशंसा कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत डॉट डॉट की नींव रखी। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत ने, ठीक है, तो सामाजिक विकास के सिद्धांत ने किस चीज की नींव रखी, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, व्यवहारवाद, मानवतावाद, ये है संरचनावाद। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सीधे सीधे संरचनावाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो जीवन की अस्थिरता का होता है। आज जीवन जो है अस्थिर हो गया है, ठीक है, लोग जो है भाग दौड़ भरी जीवन हो चुका है, तो इससे जो है इंसान का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो डगमगा रहा है। इसीलिए आपको योगा या मेडिटेशन वगैरह करने की सलाह दी जाती है ना। अब बात करते हैं द्वितत्व सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स स्पियरमैन ने। ठीक है, इनका नाम, पूरा नाम है चार्ल्स स्पियरमैन। चार्ल्स स्पियरमैन ने कहा था कि जो व्यक्ति की बुद्धि होती है उसमें दो फैक्टर होते हैं। एक को इन्होंने कहा था जी फैक्टर, दूसरे को इन्होंने कहा था एस फैक्टर। ठीक है, जी और एस ये दो फैक्टर होते हैं इन्होंने कहा था। और जो जी फैक्टर, जो एस फैक्टर होते हैं, वो जी फैक्टर को इस प्रकार से घेरे रहते हैं। ठीक है, जो जनरल फैक्टर होते हैं उनको विशिष्ट फैक्टर इस प्रकार से चारों तरफ से उसके लगे होते हैं। और जो ये जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, इन्होंने इसी को क्या बताया था, महत्वपूर्ण बताया, और बोला कि ये जन्मजात होता है। और जो ये स्पेसिफिक या विशिष्ट फैक्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, अर्जित किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जा सकते हैं, यानी कि ये अर्जित, हम समाज में जब जन्म लेता है व्यक्ति, जन्म लेने के बाद ये अर्जित करता है समाज में। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कहा जो भी इसकी मूल प्रवृत्तियां होती है वो जी फैक्टर कंट्रोल करता है। बाकी जो विशिष्ट कुछ चीज़ों में अच्छा बच्चा होता है तो अच्छा सीखता है, तो वो यहाँ पर से उसको सीखता है वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। और स्पीयरमैन का एक इन्होंने सिद्धांत और भी दिया था, जिसको स्पीयरमैन का त्रिखंड सिद्धांत या तीन तत्व सिद्धांत, द्वितत्व तो दिया इन्होंने, बाद में तीन तत्व सिद्धांत भी दिया, और त्रिकारकी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। त्रिखंड सिद्धांत, तीन तत्व सिद्धांत या त्रिकारकी सिद्धांत, इनमें से कुछ भी कहते हैं। इसमें इन्होंने जो त्रिखंड या तीन तत्व सिद्धांत बताया, इसमें इन्होंने तीन चीजें बताई। इन्होंने कहा कि जो सामान्य कारक होते हैं वो इसमें, इन्होंने कहा कि इसमें तीन तत्व होते हैं। नंबर एक तो होते हैं इसमें जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक। ठीक है, सामान्य कारक होते हैं नंबर एक। और दूसरा इन्होंने बताया था इसमें कि भाई इसमें विशिष्ट कारक होते हैं। ठीक है, विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरे इन्होंने बताया ये होते हैं सामूहिक कारक। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई इसमें सामूहिक कारक होते हैं। अब सामूहिक कारक के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो सामूहिक कारक होते हैं वो किस प्रकार से बुद्धि में होते हैं। जैसे ये हो गया आपका जी फैक्टर, और ये हो गया आपका एस फैक्टर। लेकिन जो इनके बीच में जो होता है ना, तो इसको बोला इन्होंने कि ये इन दोनों के बीच की एक बुद्धि होती है, जिसको इन्होंने क्या बोला था, सामूहिक। ठीक है, सामूहिक फैक्टर बोला था। ठीक है, तो सामूहिक कारक इन्होंने इसको बोला था। तो ये भी जो है किसका, स्पीयरमैन का ही है। आगे देखते हैं, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, संवेदनशीलता का विकास कब से शुरू होता है, जो गर्भस्थ शिशु कहाँ से शुरू होता है, सॉरी ये होना चाहिए था, तो ये सिर से शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है संवेदनशीलता का विकास जो है कहाँ से शुरू होता है, ये सिर से शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे देखते हैं, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था।
तो दोस्तों कौन थे? एल्बर्ट बिने थे वो, ठीक है, एल्बर्ट बिने थे। और एल्बर्ट बिने के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें एक और आती हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत या फिर इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, बिने के सिद्धांत को, ठीक है। और दूसरा इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिने से संबंधित बनता है वो बनता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो प्रथम बुद्धि परीक्षण भी किसने किया था दोस्तों? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया था वो भी बिने ने ही दिया था। कब दिया था? 1905 में जो है बिने ने ही दिया था। और इन्होंने एक काम बिने ने 1908 में अपने एक सहयोगी या शिष्य कहें आप इनको, साइमन के साथ मिलकर के एक काम और किया। क्या काम किया इन्होंने? मानसिक आयु, जिसको हम मेंटल एज बोलते हैं, ठीक है। तो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जो है बिने ने दिया, किसके साथ मिल करके? साइमन के साथ मिल करके, ठीक है। तो एल्फ्रेड बिने से इतनी चीजें आपको महत्वपूर्ण मिल गई हैं जिस जो एग्जाम में जिनसे प्रश्न आते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की रूस के थे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, रूसी थे ये। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ठीक है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का क्या होती है? उत्पाद होती है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये स्टनबर्ग का है, वाइगोट्स्की होना चाहिए थे, ठीक है, या फिर सेलोवी या मेयर का। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों किसका? स्टनबर्ग का, ठीक है। ये स्टनबर्ग का कथन है, ये परिभाषाएं जो है सीधे सीधे होती हैं, इसमें बदलाव नहीं होता है। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? अब जो है आप देखेंगे जो विभेदक परीक्षण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विभेदक परीक्षण जो होता है विभेदक मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये जो विभेदक मनोविज्ञान होता है ये मनोविज्ञान की एक वो शाखा होती है जो क्या करती है? व्यक्तियों के व्यवहार की विभिन्नताओं और उन विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन करती है, ठीक है। जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के अलग अलग, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है, उसमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। उन विभिन्नताओं के क्या कारण हैं इसका पता लगाने का काम करती है कौन? विभेदक, यानी कि विभेदक मनोविज्ञान, ठीक है। ये एक अलग ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका जो है सही जवाब बता दिया था क्या मैंने? चलिए ये है JM ओझा ने। तो इसका भारतीय अनुकूलन की बात कर रहे हैं, तो ये आप तो वैसे भी इसको सही कर लेते, तो ओझा साहब हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिक्षमता को AST नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस अभिक्षमता को AST नाम से जाना जाता है? इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट यानी कि अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस कार्य होना चाहिए था? ये कार्य सारी लिख दिया यहाँ पर, कार्य होगा ये। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है किस कार्य में किया जाता था? तो बिल्कुल सीधे सीधे ये सही जवाब हो जाएगा आपका, दर्शन शास्त्र में किया जाता था। तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हुई है, तो ये मैनेज कर लेना भाई लोग, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र में किया जाता था। आगे बात करते हैं, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से किसका अभिप्राय है? तो आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का मतलब क्या हुआ? खुद पर नियंत्रण रखना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना, ठीक है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो दोस्तों सीधे सीधे इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आत्म प्रबलन। मैंने परसों भी आपको ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस परीक्षण में 10 स्याही धब्बे होते हैं? मैंने कल आपको सेट में एक बताया था कि जो हरमन रोरसा थे, तो हरमन रोरसा परीक्षण में इसको इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण भी इसको कहते हैं, ठीक है। स्याही धब्बा परीक्षण भी इसको बोला जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट। तो हरमन रोरसा ने जो है ये टेस्ट कब किया था? 1921 में इस टेस्ट को किया था दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप, 1921 में किया था। और जो ये हरमन रोरसा थे, जैसे अभी पूछा ना, तो ये कहाँ के थे? ये जो है एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, स्विट्जरलैंड के थे, यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे ये। और जो हरमन रोरसा ने जो है ये इंक ब्लॉट टेस्ट किया था, शाही धब्बा परीक्षण किया था, इसमें जो कुल कार्डों की संख्या होती है वो कितनी संख्या होती है दोस्तों? 10 इसमें कुल कार्डों की संख्या होती है। इसमें काले रंग के कार्ड होते हैं, इसमें सफ़ेद रंग के कार्ड होते हैं, और इसमें रंग बिरंगी कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको कभी डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने
बता दिया। और इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन बी में दिया है, ये 16 पीएफ दिया है यहाँ पर। तो 16 पीएफ से आप क्या समझते हैं यार, 16 पीएफ क्या है, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना। 16 पीएफ यहाँ पर दिया है। 16 पीएफ का सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए, इसका नाम है 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है, पर्सनालिटी फैक्टर। जो ये 16 पीएफ है, ये क्या है दोस्तों, एक शील गुणों को मापने के लिए एक मापनी है। ठीक है, तो शील गुणों को मापने के लिए मापनी है। इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था दोस्तों, ये किया था कैटल ने। ठीक है, एक कैटल थे, मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आप जो भी कहना चाहें, तो कैटल नाम के व्यक्ति मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 16 पीएफ एक निर्धारण मापनी बनाई थी व्यक्तित्व को माप, शील गुणों को मापने के लिए। ठीक है, और कब बनाई थी इसको मैंने, इन्होंने, हाँ एक चीज है, जो ये सील गुण थे दोस्तों, कैटल ने दो प्रकार के सील गुण बताए। ठीक है, एक तो सील गुण इन्होंने बताया कि सतही सील गुण होते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है व्यक्तित्व में इन्होंने कहा कि दो प्रकार के सील गुण होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे वो अहिंसा है, तो अहिंसा से उसकी एक क्वालिटी है अहिंसा, तो अहिंसा से वो क्या वो करेगा, उसकी समाज में इज्जत बढ़ेगी। यानी कि उसको एक उसमें गुण था, लेकिन उसी से उसकी दूसरे गुण का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से उसने दो गुण बताए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है, यानी कि जो प्रेशर होता है जिंदगी में इंसान के, तो उस प्रेशर की भूमिका जो है कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर 50 से लेकर 70% तक जो है व्यक्तियों के शारीरिक जो बीमारियां होती है उसमें प्रेशर का दबाव का क्या रहता है, रोल रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, तो दोस्तों ये क्रेपलिन के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे देखते हैं, असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक जो है ये सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, सिगमंड फ्रायड इसके जनक है। अगर असामान्य मनोविज्ञान के जनकों के आधुनिक आ जाएगा तो इसमें दो तीन नाम आ जाते हैं। एक तो इसमें नाम आता है जी एस्क्यूरल आता है, और एक और कोई अन्य नाम आता है, वो मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान के जो जनक है दोस्तों वो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि असामान्य मनोविज्ञान जो है विकार अचेतन विचारों और इच्छाओं और यादों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है, जो अचेतन होता है, हमारा अचेतन मन होता है, या जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं जो हमारे अचेतन मन में होते हैं सारे। ठीक है, तो ये जो अचेतन मन में हमारी इच्छाएं होती है, जो विचार होते हैं और जो यादें होती हैं, इन्हीं से जो है क्या उत्पन्न होता है, असामान्य मनोविज्ञान उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये कहा था किसने, सिगमंड फ्रायड ने। आगे बात करते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब अच्छा सवाल है। तो ये हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेटिस लिखा है तो हिप्पोक्रेट्स होता होता नाम है ये। तो हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है फादर ऑफ किसके नाम से, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से। और उसके बाद जो है ये एक कहाँ के थे ये भी पूछा जाता है, तो ये थे दोस्तों, ये यूनानी चिकित्सक थे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आपने, यूनानी चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी में किस शताब्दी तक मिले, किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले सामूहिक पागलपन के प्रमाण। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा 10वीं शताब्दी से, ये होना चाहिए 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं, सॉरी 16वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के इसके प्रमाण मिलते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, मनह स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। ठीक है, मन स्नायु, ठीक है, मन स्नायु विकृति जो होती है, इस रोग का लक्षण क्या होता है। तो दोस्तों इस रोग का लक्षण होता है आशंका। अगर आप किसी भी तरीके की आशंका में हैं, ठीक है, कोई फेयर है आपके अंदर, ठीक है, तो इसमें मतलब जैसे जब इसमें ये रोग होता है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं, अत्यधिक आशंका, हर चीज में डाउट रहना या फेयर रहना, डर भय इस प्रकार का। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो चोरी करने की देखो, इनाम देकर पारितोषिक देकर तो नहीं होगा, है ना, तो पारितोषिक देकर तो नहीं होगा, तो भैया यहाँ पर उदाहरण देकर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण देकर,
तो उदाहरण देकर भी आप यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप देखिए, सॉरी उदाहरण देकर होगा ना, उदाहरण देकर के यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। चलिए, ये है उदाहरण देकर, तो उदाहरण देकर ही होगा दोस्तों। बालकों को पारितोषिक देकर, इनाम देकर नहीं कर सकते, ताड़ना देकर या फिर सजा देकर ये नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई बालक चोरी कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे कि फलाने ने ऐसा ऐसा किया था और उसको ये सजा मिली थी और उसके साथ ये हुआ था, तो चोरी करने का ये परिणाम होता है। इस प्रकार से आप उदाहरण देकर जो है समझा सकते हैं। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? तो दोस्तों, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है भाई? व्यवहार में परिवर्तन होता है लर्निंग से, नवीन अनुभव प्राप्त करने में ये भी होता है, समायोजन में ये भी होता है भाई। इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। चलिए दोस्तों, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट में जो है आप लोगों के साथ बाकी चीज़ें भी हम लेकर आएंगे। इसी तरह एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम पूरा होगा तब तक हम जो है रोज़ प्रत्येक दिन जो है कुछ ना कुछ आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए। चलिए मिलते हैं आगे। धन्यवाद।